हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परम सिविल क्लासेस पर। कल की क्लास तक भारतीय राज्य व्यवस्था का जो बेसिक्स है, उस पे हमने क्या-क्या बात की कर चुके हैं। सबसे पहला बात करूँ, राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या होते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं, राष्ट्र राज्य क्या होते हैं। उसके अलावा हमने बात कर ली थी उनकी आवश्यकता क्यों है और आवश्यकता होने के साथ-साथ शासन प्रणालियों या शासन के अंगों के बारे में बात की थी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके कार्य क्या होते हैं और इन सब में से भारत की न्यायपालिका कैसी है या भारत की कार्यपालिका कैसी है या फिर भारत की क्या कह सकते हैं आप विधायिका कैसी। तो वो सारी बातें हमने कर ली थी और साथ ही शासन प्रणालियों के प्रकार में से एक प्रकार हमने समझ लिया था, वो था विधायिका कार्यपालिका संबंधों के आधार पर। शासन प्रणालियों के अगले प्रकार के बारे में अगर हम बात करें जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या बात कर रहे थे हम? शासन प्रणाली के प्रकार। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके समक्ष बनते हैं और ये जानना आपके लिए फिर अति आवश्यक हो जाता है। जैसे शासन प्रणाली का अगला जो प्रकार है वो विधायिका कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर निर्भर करता है कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका के बीच का संबंध कैसा है। अन्य भी तरीके होते हैं, लेकिन अन्य तरीके उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जहाँ से सवाल बनाए जा सके। जैसे आप प्रश्न अगर आप पीवाईक्यू देखें तो वहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे कि भारत की प्रणाली कैसी है, संघात्मक है, परिसंघात्मक है या एकात्मक है। ठीक, तो वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन अलग अलग आते हैं। तो भारतीय संविधान में जब एंट्री ले लेंगे फिर वहाँ से समझ में आ जाएगा, वहाँ पर हम बात करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है। वैसे एडिशनल नॉलेज के लिए ध्यान रखना, केसी हुएर करके एक राजनीतिविद हुए हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक या क्वाजी फेडरल कहा है। ठीक, तो वो एक अलग टेंडेंसी है। लेकिन भारतीय संविधान क्वाजी फेडरल की अगर बात करें, क्वाजी का मतलब होता है 1/4। क्या है? 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। तो भारतीय संविधान 1/4 संघात्मक है, 3/4 एकात्मक है। ये चीज ध्यान में रखना। हालांकि वापस आते हैं इस पॉइंट पे कि शासन प्रणाली के प्रकार में से जो विधायिका कार्यपालिका के बीच जो संबंध है, इनके आधार पर अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री या संसदीय शासन प्रणाली। दूसरे को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल या अध्यक्षीय शासन प्रणाली। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर। संसदीय शासन प्रणाली वहां पर पाई जाती है, बात ध्यान रखना, जहां पर विधायिका से किसका गठन होता है? कार्यपालिका का गठन होता है। ये आपकी विधायिका हो गई, ये आपकी कार्यपालिका हो गई। अब वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे कैसे हो। विधायिका में जिस दल का, ये बात ध्यान रखना, इतनी सी छोटी सी बात है कि विधायिका में जिस पार्टी का बहुमत होगा, इसमें विधायिका में जो बहुमत प्राप्त दल है वह सरकार गठन करेगी। सरकार का गठन कौन करेगा संसदीय प्रणाली में? यानी इससे आप क्या लगा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम की समझ हो तो क्या है कि कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, लेकिन वाइस वर्सा या उसका उल्टा सही नहीं है। यानी विधायिका के सभी सदस्य कार्यपालिका के सभी सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि प्रणालियां अलग होती हैं। भारत में अगर आपको मंत्री परिषद में यानी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल होना है, और हमने पीवाईक्यू का सेशन जब कर रहे थे पीसीएस का, तो मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। तो अगर उस 15% यानी जो हमारी कार्यपालिका है उसमें अगर आना है तो आपको संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य हो जाता है। हालांकि संविधान इस बात को अलाउ करता है कि आप किसी सदन का सदस्य रहे बिना भी क्या कर सकते हैं, 6 महीने तक
मंत्री परिषद का हिस्सा बन सकते हैं, कोई भी मंत्री बन सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है संसदीय शासन प्रणाली का। दूसरी चीज है कि पूछा जाता है, स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रणाली है जिसमें विधायिका से कार्यपालिका का गठन किया जाता है, संसदीय, अध्यक्षीय, संघीय या एकात्मक शासन प्रणाली। तो फिर आपको ध्यान में रखना, सारा चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बस ये एक वेन डायग्राम को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगर संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो नाम मात्र का होता है, नॉमिनल हेड होता है, यानी उसके पास बहुत सारे ऐसे शक्तियां नहीं होती, कार्य नहीं होती। वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? मंत्री परिषद में या उसके प्रमुख में। ठीक। सामान्यतः विधायिका यहाँ की एक सदनीय भी हो सकती है, द्विसदनीय भी हो सकती है। ये ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि विधायिका एक सदनीय ही होगी। लेकिन भारतीय प्रणाली या फिर अपवाद के तौर पर जो यूनिटरी सिस्टम पे कार्य करता है संसदीय शासन प्रणाली है, अगर दोनों को मिला करके आपको समझना पड़ेगा, एक जो कल की क्लास में बात की गई थी शासन प्रणाली की, दूसरी जो आज में बात की जा रही है, दोनों का मिला करके चलेंगे तो एग्जैक्ट सिचुएशन आप निकाल करके ला पाएंगे। अगर लेजिस्लेचर की बात करें तो ये आवश्यक नहीं है द्विसदनीय ही हो, सामान्यतः कोई भी हो सकता है। एक को हम द्विसदनीय में बोला जाए तो एक को निम्न सदन कहते हैं, दूसरे को उच्च सदन कहते हैं। अगर जहां पे दोनों सदन होंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि निम्न सदन जो भी होगा वो हमेशा जनता के द्वारा निर्वाचित होगा और वहीं उच्च सदन अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित होते हैं। जैसे भारत की प्रणाली को लेकर के देखा जाए, भारत की प्रणाली संसदीय प्रशासन प्रणाली है, यहीं से समझ लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में भारत में जो विधायिका के दो सदन हैं, कौन कौन से हैं? एक लोकसभा है केंद्रीय स्तर पर, दूसरा कौन सा सदन है? राज्यसभा है। या फिर राज्य के स्तर पर बात कर लिया जाए तो कोई आवश्यक नहीं है, या तो विधानसभा है या तो जिन राज्यों में है उन राज्यों में विधान परिषद है। भारत में उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कह देते हैं। अब प्रणाली क्या है? क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होती है। अभी आप लोगों को सभी 2019 में कह रहे हैं, 24 में इलेक्शन हुए हैं, 19 में इलेक्शन हुए, आप सबने वोट दिए होंगे, जो एक लीगल एज पे रहे होंगे, जो भारत के सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है उसके माध्यम से। यहाँ पर 18 प्लस है तो आपने वोट दिया होगा। तो जो लोकसभा जो जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित है, तो इसमें जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, जैसे बहुमत प्राप्त दल कौन सा था रिसेंटली 2014 से? वो बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टियां हैं। तो सरकार कौन बना रहा है? भाजपा ही तो बना रही है। यानी जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद किसके द्वारा निर्मित हो रही है? भाजपा के द्वारा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी उस अलायंस में वही है। ठीक। तो पहली चीज ध्यान रखना। और वही सेम चीज हो गया कि राज्यों के स्तर पर भी तो यही है कि विधानसभा में जो बहुमत प्राप्त करेगा वही बनाएगा। विधान परिषद तो हर राज्य में है नहीं, केवल 6 राज्यों में भारत में है। यानी राज्य की आवश्यकता के हिसाब से विधान परिषद का गठन किया जाता है, ना कि कैसा कोई संवैधानिक प्रावधान है कि हर एक राज्य में विधान परिषद होना ही चाहिए। दूसरी चीज ध्यान रखना कि जो विधायिका है ये एक फिक्स टर्म के लिए कार्य करती है। किसके लिए? इसका टर्म क्या होता है? निश्चित टर्म होता है। ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो हेड ऑफ स्टेट है विधायिका या विधायिका के साथ में ध्यान में रखना जो कार्यपालिका यहाँ आती है, इस कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका, यानी प्रधानमंत्री, आवश्यक नहीं है कि इलेक्शन अगर हो गए हैं तो निश्चित टर्म पूर्ण होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री जब चाहे राज्याध्यक्ष को या विधायिका को भंग करवा सकता है निश्चित कार्यकाल से पहले, और वो एक सुझाव दे सकता है पुनः निर्वाचन करने की, और ऐसे कंडीशंस भारत में आ सके हैं। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि समय से पहले विधायिका को या लोकसभा को भंग कराने का सलाह कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। भंग कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। इन चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक। आसान, कोई कठिन नहीं है सारी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें इसके विपरीत, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जिन चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है वह चीजें क्या है? अगर हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें, सबसे पहली चीज है
कि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राजाध्यक्ष होगा, वो वास्तविक होगा। कैसा राजाध्यक्ष होगा? वास्तविक होगा, यानी उसके पास वह संपूर्ण पावर होंगी जो एक राष्ट्राध्यक्ष के पास होनी चाहिए। ठीक। दूसरी चीज क्या है कि इसका जो हेड ऑफ स्टेट का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष होता है जनता के द्वारा। जनता क्या करती है? वो प्रत्यक्ष इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन जनता एक निर्वाचक मंडल का गठन करेगी। किसका गठन करेगी? एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन करेगी या निर्वाचक मंडल का गठन करेगी। वह निर्वाचक मंडल क्या करेगा? राष्ट्राध्यक्ष का चयन करेगा। भारत में भी अगर कहा जाए टेक्निकल स्तर पर तो निर्वाचक मंडल हेड ऑफ स्टेट यानी राष्ट्रपति का होता है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और क्या नाम है राज्यसभा के सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट डालने जाते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित, तो भी प्रत्यक्ष तौर पर कह सकते हो। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यह निर्वाचक मंडल केवल एक काम के लिए गठित किया जाता है, वो काम है अपने राष्ट्राध्यक्ष का चयन करना, और राष्ट्राध्यक्ष का चयन करने के बाद यह निर्वाचक मंडल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके अलावा इसका कोई कार्य नहीं है। यहां पर राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में सामान्यतः कौन वोट डाल रहा है? वो विधायिका के ही सदस्य डाल रहे हैं। वो तीनों स्तर पर, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर के विधायिका के सदस्य डाल रहे हैं। यहां पर विधायिका का कोई लेना देना कार्यपालिका से नहीं होता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना। ठीक। दूसरी चीज है कि ऐसी प्रणाली में जो कार्यपालिका है, क्या है? कार्यपालिका वो विधायिका से पूरी तरह से पृथक है। अगर हम इसके वेन डायग्राम की बात करें तो कुछ इस प्रकार से इसका वेन डायग्राम बनेगा। कोई संबंध नहीं है, कोई वो नहीं है। हालांकि ये एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करते हैं। प्रतिसंतुलित करने का मतलब क्या हुआ कि चेक एंड बैलेंस का पावर, एक दूसरे को चेक करना, क्रॉस एग्जामिन करना, दूसरे को क्या, एक दूसरे से क्या करना? बैलेंस करना, जिससे क्या हो, शासन का अंग का कोई भी अंग क्या हो जाए? निरंकुश ना होने पाए और जनता के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। पूरी तरह से पृथक, इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ कार्यपालिका से पूरी तरह पृथक होने का? कि राज्य जो कार्यपालिका प्रमुख, इसके पास कोई बाध्यता नहीं है। जैसे इस प्रणाली में बाध्यता है कि मंत्रियों का चयन विधायिका से ही किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। यहां पर इसके पास कोई बाध्यता नहीं है कि विधायिका से ही मंत्रियों का चयन करें। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वो स्वतंत्र तरीके से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। ठीक। दूसरी चीज है, जैसे यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है संसदीय शासन प्रणाली में, उसको यह हक होता है कि वो विधानमंडल को भंग कर सके, उसको यह अधिकार दिया जाता है। यहां पर हेड ऑफ स्टेट को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो विधानमंडल को भंग कर सके। तो ये कुछ बेसिक अंतर है। अब इसमें एक डिबेट आता है कि भारत को अब संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षीय पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली ज्यादा स्थिर शासन प्रणाली है क्योंकि वहां की विधायिका डिपेंडेंट नहीं है, वहां की कार्यपालिका डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, तो ज्यादा स्थिरता आती है। स्थिरता अगर अच्छी रहती है तो आप लंबे समय तक कार्य कर सकते हैं और नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। ये सारे तर्क राजनीतिविद देते हैं, डिबेट्स में आ जाते हैं। हालांकि हमारे लिए वो विषय बहुत दूर का भी है। ठीक, मेरे लिए नहीं, लेकिन फिर भी एक जैसे एक फ्रेशर्स एग्जाम के लिए अगर इस बैच को रखा जाए तो बहुत दूर का विषय है। सामान्यतः ध्यान रखना कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कार्यपालिका विधायिका से निर्मित होती है, वहीं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पूरी तरह से अलग होते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। संसदीय शासन प्रणाली के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो जैसे इंडिया है, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल। दूसरे उदाहरण की बात करें, ब्रिटेन या इंग्लैंड कह लो, ये भी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो भी संसदीय शासन प्रणाली के तहत ही कार्य करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल लेकर चलें तो वह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, तो इस चीजों को ध्यान में रखना। तो सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे कभी, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कौन सी प्रणाली अच्छी है, कौन सी खराब है, तो यह तो मूल्यांकन का विषय हो जाएगा। लेकिन बेहतर क्या होगा
कि आप कम से कम पूरी तरीके से इन सब चीजों के बारे में अवेयर रहें। अब भारतीय प्रणाली की बात करें, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। भारतीय प्रणाली कैसी है? भारतीय प्रणाली संसदीय है। कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली होने के अर्थ क्या हो गया कि विधायिका का से किसका निर्माण हुआ होगा? कार्यपालिका का निर्माण हुआ होगा, विधायिका से ही निर्माण हुआ होगा। अब इसमें से क्या है, पहले ही आप लोग जानते हैं और मैं अभी भी बता चुका हूं पिछले टॉपिक पे कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, यानी जिस पार्टी का लोकसभा में मेजॉरिटी होती है, वो क्या बनाता है? सरकार का गठन करता है। किसका गठन करेगा? वह सरकार का गठन करेगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता। ठीक। भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है, उसको ये हक है कि लोकसभा का विघटन कर सके, विघटन कर सके। हालांकि मंत्रिपरिषद की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर वह लोकसभा का विघटन करता है। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि हमने संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों अपनाया? हमारे पास और भी प्रणालियां थी। उस समय देश अन्य राष्ट्रों में और प्रणालियां भी कार्य कर रही थी, तो उन सब के बावजूद हमने संसदीय शासन प्रणाली ही क्यों अपनाया? ये भी तो सवाल है। हम अध्यक्षीय की तरफ जा सकते थे, ठीक, या हम किसी अन्य प्रणाली की तरफ भी जा सकते थे। संसदीय ही क्यों अपनाया? तो पहली चीज ध्यान रखना, संसदीय शासन प्रणाली अपने उन जगहों पर अपनाई जाती है जहां पर विविधता काफी ज्यादा हो। संसदीय के साथ हमने कार्यपालिका के स्तर पर भारत की प्रणाली क्या है? संसदीय के साथ साथ क्या है? संघात्मक। तो विविधता हमारे पास ज्यादा थी, तो इस वजह से हमने अपनाया। दूसरी चीज है कि जब ब्रिटिश शासन या जब हम गुलाम थे, औपनिवेशिक शासन में जी रहे थे, तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उनको एक पर्याप्त अनुभव हो चुका था। ठीक, पर्याप्त अनुभव हो चुका था कि संसदीय शासन प्रणाली कार्य कैसी करती है, क्योंकि उस समय पे भी केंद्रीय विधायिकाएं, प्रांतीय विधायिकाएं कार्य करती थी, प्रांत सरकारें कार्य करती थी। तो इस वजह ये एक वजह हो रही होगी अपनाने की। 1990 के दौर में बहुत बड़े पैमाने पर अस्थिरता आई। 1900 दौर में क्या कहा जाता है? आया राम गया राम। पता चला आज सरकार बनी है, 2 दिन बाद पता चला सरकार ही नहीं है। तो वो एक अस्थिरता का माहौल था। लेकिन आज के समय पे जैसे पिछले कुछ सालों से चल रहा है, खासकर 2004 से लेकर के अगर देखा जाए तो 4 से लेकर के 14 तक एक पार्टी की सरकार रही, 14 से लेकर के फिर अभी तक एक ही पार्टी की या एक अलायंस की सरकार है, एक पार्टी की सरकार है। तो वो एक बेहतर स्थिति बनी हुई है आज के समय में। तो ये सर्वथा उचित है, इस चीज को आप लोग भी ध्यान रखिए। ठीक, कुछ एडिशनल फैक्ट की हम बात करते हैं जो भारत या इस क्लास के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। 2 फैक्ट हैं, मैं आपको देके जा रहा हूं, कभी भी पूछा जा सकता है। या हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, उसी में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नए टॉपिक की अगर बात की जाए तो वह है कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजना। कुछ प्रमुख देशों की संवैधानिक योजना। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संविधान सतमेल खिचड़ी है। सतमेल खिचड़ी आप लोग समझते ही होंगे। सतमेल खिचड़ी कहने का अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान में क्या कहा जाए, एक दूसरा संविधान कहा जाता है बारोड़ संविधान है, यानी उधार का संविधान है। 2 पॉइंट हो गए। या भारतीय संविधान कई देशों के संविधान से ग्रहित है, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस समय वैश्विक स्तर पर 50 से 60 संविधान आ चुके थे। भारत के संविधान सभा ने क्या किया, उन सभी संविधानों का अध्ययन किया और उन सभी संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात उस समय काल के हिसाब से या भारतीय समाज के हिसाब से जो उचित लगा हमने ग्रहण किया। आगे आने वाले क्लास में हम बात करेंगे कि किस देश से हमने क्या क्या रखा है अपने संविधान में और क्यों रखा है, ये भी बात कर लेंगे। ठीक,
ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पॉइंट को लेकर के चले कि हमने रख लिया उधार का संविधान। उधार का संविधान कहना इतना प्रासंगिक या इतना तार्किक नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें हमने अपने अनुरूप रखी हैं। तो उनमें से जो सबसे प्रमुख हैं उन कुछ संविधानों की बात करेंगे हम, सारे की नहीं बात करेंगे कि 60 संविधान उस समय से पहले पढ़ाए जाए। ठीक, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली शासन प्रणाली है या जो पहला संविधान हम समझने का प्रयास करेंगे वो संविधान होगा ब्रिटेन का। या ब्रिटेन की संवैधानिक योजना। शासन इतिहास आप लोग पढ़े होंगे तो लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था, हम दासता के दंश से झेल रहे थे। और जब शासन इनका था तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और सीखने के साथ साथ ये था कि सीखना तो अपने एक जगह पर था, लेकिन सीखने के साथ ये भी था कि इन्होंने जो शासन प्रणाली अपनाई उसको हम अनुभव प्राप्त करते गए। और इसीलिए पहले ही बताया ना कि संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में सर्वप्रथम थी, और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के बाद में हमने जिस प्रणाली को अपनाया भारत में, उनमें से एक प्रमुख कारण था कि हम औपनिवेशिक काल में उस प्रणाली के यूज टू हो चुके थे या उस प्रणाली को समझ चुके थे, हमारे पास पर्याप्त एक्सपीरियंस आ चुका था। छोटे छोटे पॉइंट से ध्यान रखना, अगर हम वेन डायग्राम के माध्यम से, किसके माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ब्रिटिश शासन प्रणाली कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, ब्रिटिश शासन प्रणाली कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक, कैसे, ये है विधायिका, ये है कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका। और ये है ब्रिटेन की उच्चतर न्यायालय, यानी ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट। चलो अब आप लोग ये जज करो कि जो ब्रिटिश शासन प्रणाली है ठीक, जो ब्रिटेन की शासन प्रणाली है इस वेन डायग्राम के माध्यम से आप लोग अनुमान लगाओ। ठीक, चलो इतने रखते हैं, ज्यादा रंग रोगन नहीं करते हैं उसका। अब आप लोग अनुमान लगाओ, सबसे पहला क्या है, वेन डायग्राम से क्या है, कार्यपालिका के सभी सदस्य विधायिका का भी हिस्सा है या विधायिका से कार्यपालिका का गठन हुआ है। तो ब्रिटिश शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय है या अध्यक्षीय है, तो संसदीय शासन प्रणाली। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा यहाँ पर, ब्रिटिश शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या है, ये संसदीय शासन प्रणाली। कैसा शासन है, संसदीय शासन। दूसरा क्या, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये जो ओवरलैपिंग वेन डायग्राम पे दिखा रहा है, कट कर रहा है थोड़ा सा, तो क्या न्यायपालिका पे भी वहां की विधायिका का कुछ हिस्सा रखता है कि नहीं रखता है? तो जो जो हिस्सा यहाँ से टच हो रहा है या जो लग रहा है, इसको वहां का क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय। कैसे कार्य करता है उसको हम समझते हैं। संसदीय शासन प्रणाली या ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में एक बात और ध्यान रखना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कैसा है वो, संवैधानिक राजतंत्र है। और ये सारे पॉइंट आप लोग घोंट के पी लीजिएगा। ठीक, आपसे सवाल बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं और कभी भी पूछे जा सकते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से कहां पर संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है? तो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था कहां पर पाई जाती है, वो किस जगह पर है, वो ब्रिटेन में है। कारण उसका है कि 1688 की बात थी। 1688 में जब वहां पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पे राजा के खिलाफ जब वहां की जनता भड़की और भड़कने के बाद वो क्रांति करने के मूड में आई। पहले दो शब्दों का अंतर समझ लेना कि क्रांति और विद्रोह में अंतर होता है। विद्रोह व्यवस्था के खिलाफ होता है, बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ, साथ ही साथ क्रांति भी उसी बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ होता है।
अंतर क्या आ जाता है कि विद्रोह एक छोटे हित को ध्यान में रखकर चलेगा और कुछ एक समूह का विद्रोह होगा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया तो केवल अपने उत्तराधिकार संघर्ष के लिए विद्रोह किया। वो क्या चाहती थी कि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई है कि अगर आपका कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, जैविक पुत्र नहीं है, तो क्या होगा कि आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हो। ये पहले प्रथा चली आ रही थी। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अगर किसी राजा के पास उसका उत्तराधिकार या सक्सेसर नहीं होता था, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता था, तो उसको विलय कंपनी में कर लिया जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। ऐसे बहुत सारे राज्यों ने किया। ठीक, तो वो लिमिटेड एरिया पे होता है, क्षेत्र सीमित होता है। जैसे बहुत सारे किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह आपने पढ़े होंगे। एक छोटे से मुद्दे के लिए कुछ एक लोगों ने एक जगह पर विद्रोह किया, व्यवस्था को चैलेंज किया। वहीं अगर हम क्रांति की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पहली चीज है व्यापक होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और कॉम्प्रिहेंसिव होने के साथ साथ क्या होगा, व्यवस्था में परिवर्तन की बात करेगा, वह परिवर्तन छोटा ना हो करके आमूल चूल परिवर्तन की बात करेगा। जैसे जब ब्रिटिश क्रांति हुई तो वहां पर उन्होंने क्या, जो मोनार्की थी, राजतंत्र को हटा करके क्या लाया, लोकतंत्र लाया। ठीक है, या जिसको कह सकते हो एक लाइन पे संवैधानिक राजतंत्र लाया। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या हुआ कि जो शासन प्रणाली चलेगी वह संविधान के हिसाब से चलेगी। लेकिन क्या था, राजा उसको रेजिस्ट नहीं किया था, उसको विरोध नहीं किया था, तो जनता और राजा दोनों नहीं परेशान हुए थे। नहीं तो आमतौर पर जो क्रांतियां आप पढ़े होंगे उनमें से क्या होता है, सब में मारपीट हुई है, खूनम खून हुआ है। ठीक, तो उस खूनम खून को वो लोग बचा ले गए थे। जब जनता का ये उग्र स्वरूप देखा तो राजा स्वयं से आकर के बोल दिया कि भैया आओ, शासन सत्ता संभालो, मैं हट करके जा रहा हूं। आप लोग देखो, सारी शासन सत्ता हाउस ऑफ कॉमन्स के उसमें रख दी गई और उसके बाद में राजा हट गया। तो राजा का यह उदार चरित्र देखते हुए वहां के लोगों ने क्या किया, उसको हेड ऑफ स्टेट बना दिया। यानी वहां का, एक बात फिर से बता दे रहा हूं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लो कि ब्रिटेन कैसा है, डेमोक्रेटिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जनता शासन चलाएगी या जनता के प्रतिनिधि शासन चलाएंगे। रिपब्लिक होने का मतलब है कि जनता हेड ऑफ स्टेट तक जा सकती है, यानी उस सबसे बड़े पोस्ट तक जाकर के पहुंच सकती है, जो भी एलिजिबिलिटीज। लेकिन क्या है कि ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अभी भी क्या है, या ब्रिटिश प्रणाली की अगर बात करें तो वहां पर आज भी क्राउन का शासन है। किसका शासन है, हेड ऑफ स्टेट क्या है, क्राउन। ठीक, तो इन चीजों को ध्यान में रखें। एक है पहला संवैधानिक राजतंत्र है, दूसरा कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, जो वेन डायग्राम से हमारा एक्सेप्ट भी हो रहा है। या इसी संसदीय शासन को एक और शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। कैसी प्रणाली, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली। जैसे भारत के राष्ट्रपति जहाँ पे निवास करते हैं, राष्ट्रपति भवन का दूसरा नाम क्या है, वो है रायसीना हिल्स है। वहां पे रायसीना डायलॉग्स भी होते हैं। ठीक, तो रायसीना हिल्स क्या कहा जाता है कि वह स्थान, क्योंकि कहते हैं कि जो ब्रिटिश भारत के राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ियों पर स्थित है, वह स्थान जहां पर वह स्थित है, तो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली वह स्थान है, वेस्टमिनिस्टर जहां पर ब्रिटिश संसद स्थित है, तो इस वजह से इसको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा क्या है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान के साथ साथ इसको आप कह सकते हो विकसित संविधान या इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वहां पे ऐसे बैठ करके संविधान सभा गठित नहीं की गई थी कि बैठ करके आप संविधान लेखन का कार्य करें। वहां का संविधान वहां के न्यायपालिका के निर्णयों, वहां की संसद यानी पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए कानूनों से धीरे धीरे करके विकसित होकर के बना हुआ है। ठीक, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना है वो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, संसदीय सर्वोच्चता। भारत में कैसी है, संवैधानिक सर्वोच्चता, यानी आप संविधान के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, वहां संसद सर्वोच्च है। अब उसकी सर्वोच्चता का अगर एक लाइन पे आपको हम उदाहरण देना चाहें तो सीधा सा क्या है, वहां की संसद इतनी पावरफुल है,
ये कहा जाता है, उसके बारे में एक कथन चलता है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। यानी उन अप्राकृतिक कार्य, अननेचुरल कार्यों को छोड़ दिया जाए, अप्राकृतिक तौर पर जो असंभव कार्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी ब्रिटिश संसद वो सारे कार्य कर सकती है, इतनी पावरफुल है, क्योंकि दबाव नहीं है। न्यायपालिका के जो जज होते हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय विधायिका से ही निर्मित होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स इतना पावरफुल है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स पे द्विसदनीय विधायिका, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, कैसे कितनी विधायिका है, द्विसदनीय। एक को हम हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, दूसरे को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। हाउस ऑफ कॉमन्स इतना पावरफुल है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कोई औकात विसात नहीं। भारत में राज्यसभा के पास तब भी बहुत ज्यादा पावर्स है, उसकी कोई नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स किसी एक कानून को 2 बार पर पारित कर दे साल भर में, वो कानून बन जाता है। यहाँ से पारित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे भारत में धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति है, वैसी स्थिति हाउस ऑफ लॉर्ड्स की वहां के हर एक विषय को लेकर के है। ये समझने वाली चीज। वहां का अगर संसद यह कानून बना दे कि प्रत्येक 50 वर्ष से अधिक के व्यक्ति को मार दिया जाएगा, कोई इस बात को रेजिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक, क्योंकि न्यायपालिका उतनी ताकतवर नहीं है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की जगह पर जो ब्रिटेन में सिद्धांत चलता है, वहां पर संसदीय अगर सर्वोच्चता कहीं पर है तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना, सकारात्मक कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। किस कानूनों को? सकारात्मक कानूनों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि इस पे बात नहीं हुई तो एक पॉइंट समझ लेंगे कि कानून क्या होते हैं। अगर हम कानूनों की या लॉ की बात करें तो क्या होते हैं? ऐसे विषय जो जिसमें पहली चीज है कि एक फोर्स होता है, एक बल पाया जाता है जो आपसे कोई कार्य करवाने की या आपके किसी गलत कार्य करने पर आपको टोकने की या रोकने की क्षमता रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। जैसे एक कानून बना दिया जाए किसी भी प्रकार का, उसमें पहली चीज बल हो। जैसे क्या होता है कि आप किसी को तमाचा मारने से पहले क्यों डरते हैं? किसी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने से क्यों डरते हैं? अगर वो आपका मित्र नहीं है, क्योंकि मित्रता में बिना गाली के अगर कोई बात कर ले मित्रता में, तो मित्र हो ही नहीं सकता। 4 दिन कोई मित्र तमीज से बात कर ले तो लोगों को लगता है कोई बीमार है, तो उसकी तबीयत खराब चल रही है, तो वो अलग चीज है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई वैसे सीरियस या गंभीर तरीके से आपको गाली दे दे, एग्जाम्पल से समझता हूँ, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, भारतीय न्याय संहिता क्या है? कानून है, उसमें एक फोर्स ये है कि वो आपके खिलाफ केस कर सकता है और आपको क्या नाम है, एक नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये जो डर है इसे कानून कहते हैं। कानून की अगर बात की जाए तो जो लॉ है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। 4 प्रकार के कानूनों में सबसे पहला कानून होता है, उसको बोलते हैं सकारात्मक कानून, पॉजिटिव लॉज। दूसरा होता है वह है नैसर्गिक कानून। नैसर्गिक कानून का सीधा सा अर्थ क्या हो? नेचुरल लॉ। फिर होता है उसको बोलते हैं लोक विधि, कॉमन लॉ, ठीक। फिर होता है वह ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि का सीधा सा अर्थ है वह डिवाइन लॉज, ठीक। सकारात्मक कानून किसे कहते हैं? वह कानून जो मैन मेड होते हैं। अब ये मत बता देना सारे कानून तो मैन इंसान ही बनाते हैं। मैन मेड कानून यानी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, अगर इनके द्वारा निर्मित किए गए जो भी कानून है उसको क्या कहते हैं? हम सकारात्मक कानून कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर दे, कार्यपालिका कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे, संसद कोई कानून पारित कर दे, तो सारे कानून किसके अंतर्गत आएंगे? सकारात्मक कानून के अंतर्गत आएंगे। दूसरी तरफ है तो नैसर्गिक कानून है, तो सीधे तौर पर जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कौन से कानून है? जैसे आपकी स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र पैदा हुए, समानता, प्रकृति भेदभाव नहीं करती है तो इस वजह से हम सब समान भी हैं। सांस लेना यानी खाना खाना, ये सारे कैसे कानून है? प्रकृति प्रदत्त कानून है, क्योंकि सांस लेना, खाना खाना एक
खुली हवा का मतलब स्वच्छ हवा में सांस लेना, ये सारी चीजें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। और जीवन जिंदा रहने का अधिकार प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉज कहते हैं, जो सीधे सीधे प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। तीसरा लोक विधि क्या है, जो सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। इसका परंपरा का, सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, कि लंबे समय तक किसी समाज में चली आ रही कोई प्रथा है और वो प्रथा अब फोर्सफुली आप पर लागू की जा सकती है। जैसे उदाहरण से समझो, आप की नई नई शादी हुई है या किसी लड़की की नई नई शादी हुई, तो जब भी वो ससुराल जाती है 1.5 फीट का घूंघट निकाल के चलना पड़ता है। सीधी सी बात है। ये किसी संविधान में लिखा गया नहीं, प्रकृति के द्वारा दिया गया नहीं, क्योंकि प्रकृति तो सीधा कहती है, तो ठीक है। तो बात क्या हो गया, लेकिन वो सामाजिक परंपरा में इतने लंबे समय से व्याप्त हो गए कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो समाज में चार, बात ये नहीं है कि आप कोई उससे फर्क पड़ेगा कि आप सामान्य तरीके से घूम रहे हो, फर्क ये आपके ऊपर पड़ जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और ये 4 लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। सीधे उसमें बात हो जाएगी कि बताओ फलाने पतुआ है एकदम घूंघट करे से करते ना, पता नहीं कहो कि महतारी बाप सिखाए, सीधे आपके जो अपब्रिंगिंग है, आपकी जो परवरिश है, उस पर सवाल उठा दिया जाएगा। ये एक लोक विधि का हिस्सा है। जैसे सती प्रथा बन गई थी, पर्दा प्रथा बन गई, विधवाओं का विवाह दोबारा ना करना, ये भी एक प्रथा बन गई। तो जो प्रथाएं हैं वो लोक विधि का हिस्सा है, और उन लोक विधियों में एक और सबसे समझ में आ जाएगा जो आप अपने ऊपर लागू कर सकते हो। यदि आपका कोई रिश्तेदार है, भले ही आप उसको एक रत्ती भर पसंद ना करते हो, लेकिन तब भी अगर वो घर पे आपके पिताजी के साथ बैठा है, आपको पैर छूना ही पड़ेगा। ठीक, मैं नहीं कहता किसी का सम्मान करना गलत बात है, लेकिन अगर जो दिल से अगर सम्मान नहीं निकलना है तो जबरदस्ती का करना, वो जबरदस्ती क्यों है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का फोर्स पाया जाता है, वो फोर्स आपके चरित्र को बता देगा तुरंत के तुरंत। तो ये लोक विधि है, कॉमन लॉज कहते हैं। ठीक, तीसरा क्या है, वो ईश्वरीय विधि, यानी ईश्वर के कथन ही कानून है। ईश्वर के कथन ही क्या है, कानून है, कि सब तुम्हारा क्या था, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है, मतलब मैंने नहीं, ईश्वर ने तुम्हें दिया है, एक काम करो। ईश्वर के जो यहाँ पर एजेंट बैठे हैं, मतलब कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, उनको सब समर्पित कर दो। अच्छे एजेंट कभी समर्पण की बात नहीं करते कि सब कुछ ला करके हमें ही छोड़ दो। जो बाकी एजेंट क्या है कि भाई करवाओ ये सारी चीजें, वो ईश्वरीय विधि, ईश्वर के कथन ही कानून है। अगर हम भारत की बात करें, यानी डिवाइन लॉज की, हम अगर भारत की बात करते हैं, ठीक, भारत में सकारात्मक कानून पाए जाते हैं, तय बात है। सकारात्मक कानून कहने का मतलब क्या है, कि भारत में संसद है, संसद के द्वारा जो निर्मित कानून है, कार्यपालिका के जो द्वारा दिए गए आदेश और अध्यादेश हैं, कार्यपालिका के आदेश हैं, उनके द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सकारात्मक कानूनों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, दूसरा नैसर्गिक कानून की बात करें तो भारत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है पूरी तरीके से। फंडामेंटल राइट्स में आपको राजनीतिक न्याय से संबंधित या स्वतंत्रता समानता से संबंधित सारे अधिकार दिए गए हैं, भेदभाव से परे होने का अधिकार दिया गया है। तो जो भारतीय संविधान है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बात की गारंटी देता है कि आपके प्राकृतिक अधिकारों को छीना नहीं जाएगा। जहां पर न संविधान है लिखा गया है, न संसद के द्वारा पारित किया गया कानून है, न ही न्यायपालिका के द्वारा दिया गया कोई गाइडलाइन है, ऐसे में क्या होता है कि हम लोक विधि का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, वहां से लोक विधि से काम चला लेते हैं कि लंबे समय से परंपरा कौन सी चलती आ रही। भारत में जो नहीं है वो ईश्वरीय विधि नहीं है। भारत में आनुपातिक तौर पर आपको सकारात्मक कानून मिल जाएंगे, नैसर्गिक कानून भी मिल जाएंगे और लोक विधि भी मिल जाएगी। जो नहीं है वो है ईश्वरीय विधि नहीं है, क्योंकि भारत सेक्युलर है। कैसा है, सेक्युलर स्टेट है, यानी भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। इस वजह से यहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है, वह ईश्वरीय विधि नहीं पाई जाती। ठीक,
अब जहां पर जाहिर सी बात है कि संसदीय सर्वोच्चता होगी, वहां पर प्राथमिकता किसको दिया जाएगा या संसदीय सर्वोच्चता में? संसद के द्वारा निर्मित कानूनों, यानी और संसद के द्वारा निर्मित कानूनों को हम क्या कहते हैं, अभी हमने बात की है, वो सकारात्मक कानून कहते हैं। तो प्राथमिकता इनको प्रदान की जाएगी, संसदीय सर्वोच्चता है। दूसरी बात हमने की थी कि यहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, एकात्मक शासन है। और एकात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ, एक लाइन में बोला जाए तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। सामान्यता स्टेट होते ही नहीं है या राज्य यहाँ पर होते ही नहीं है। अगर होते हैं ऐसी शासन प्रणाली में तो केंद्र की दया दृष्टि पर डिपेंडेंट होंगे कि उनका अस्तित्व कब तक रहेगा, कब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो कैसी शासन प्रणाली यहाँ की, एक एकात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ का जो राजा अध्यक्ष होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, वो कैसा होता है, नाम मात्र का होता है। यानी क्राउन को हेड ऑफ स्टेट बना के तो रखा गया है, लेकिन क्राउन के पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति नहीं है। सारी शक्ति किसके अंतर्गत निहित है, इस संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत या विधायिका के द्वारा निर्मित कार्यपालिका के अंतर्गत, या सामान्यतः संसदीय सर्वोच्चता है। और संसदीय सर्वोच्चता में भी कौन है, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स के अंतर्गत ज्यादातर निहित। ठीक, और कल भी मैंने बात की थी इस चीज को लेकर के कि सामान्यतः एकात्मक शासन प्रणाली में दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि राज्य होते ही नहीं है अधिकतर। लेकिन ये अपवाद है कि एकात्मक शासन प्रणाली के साथ कैसी व्यवस्था है, ये द्विसदनीय व्यवस्था है। और यहाँ के दो सदन कौन से हैं, एक अभी हमने बात कर ली है, हाउस ऑफ कॉमन्स है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हिंदी में बात किया जाए तो कॉमन्स सभा और लॉर्ड सभा है। लॉर्ड सभा को अपर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स की बात की जाए तो कुल 650 मेंबर यहाँ पर होते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात की जाए तो नो अपर लिमिट है, यानी कोई भी सीमा नहीं है। कभी कभी तो 1000 से ऊपर इनकी संख्या चली जाती है। ठीक, ये ज्यादा शक्तिशाली, ये भी हमने बात कर ली है। प्रत्यक्ष चुनाव, यानी इनका सिलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट इलेक्शन से इनका चयन किया जाता है। कितने वर्षों के लिए टर्म इनका होता है, वो है 5 वर्ष का। वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात की जाए तो एक समिति है, वो है लॉर्ड्स अपॉइंटमेंट कमेटी। लॉर्ड नियुक्ति समिति के माध्यम से जीवन भर के लिए मनोनीत कर दिया जाता है। इन्हीं में से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से ही ध्यान रखना 12 लॉ लॉर्ड्स होते हैं। लॉर्ड स्पिरिचुअल, लॉ लॉर्ड्स, लॉर्ड टेम्पोरल, ऐसे करके जो लॉर्ड स्पिरिचुअल उनको कहते हैं, जो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, जो क्या वहाँ का धर्म प्रमुख होते हैं, धार्मिक कार्यों को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना या करवाना जानते हैं। और ये जो 12 लॉ लॉर्ड्स होते हैं, उनको हम ये क्या करते हैं, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण। अब अगर बात की जाए कि जो ये वेन डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक, उसमें से जो ये हिस्सा विधायिका के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था या विधायिका से कट करके बन रहा था, वो हिस्सा क्यों था, क्यों, क्योंकि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, 12 लॉ लॉर्ड्स होते हैं। ये बात मैंने बात की थी पहले, यानी विधायिका की, अब पावरफुल सोच लो, पूरी कार्यपालिका उसकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च, न्यायपालिका का जो सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें भी उसके लोग बैठे हैं। तो पावर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स की या लॉर्ड्स की, वहां की संसद की, आप समझ सकते हो इस चीज को लेकर के। ठीक, तो ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण करते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो होता है कि वहां की से पता चल जाएगा, जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय काफी पावरफुल है। इससे एक चीज आपको समझ में आएगी कि वहां का सर्वोच्च न्यायालय इतना पावरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हिंदी में कह लें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय पर या वहां की न्यायपालिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो नाम नाम से समझो, विधि द्वारा यानी कानूनन जिस प्रक्रिया को स्थापित कर दिया जाए वही सही है। अब ये प्रक्रिया किसको पावरफुल बनाती है? कानूनन अगर किसी चीज को स्थापित करना है तो संसद को बनाएगी या न्यायपालिका को बनाएगी? तो जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया किसको बनाएगी? संसद को पावरफुल बना देगी। अगर यह प्रक्रिया संसद को पावरफुल बनाती है तो जाहिर सी बात है संसदीय सर्वोच्चता, हमने पहले ही पढ़ा है कि संसद बहुत पावरफुल है, यहाँ की संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत पाया ही जाता है। अब होता क्या है कि जहां पर जिन भी देशों में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पाई जाएगी वहां पर क्या होगा? न्यायपालिका की शक्ति सीमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यायपालिका सीमित हो जाएगी, इसकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी? सीमित हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि एक शब्द होता है उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ कि विधायिका या संसद के द्वारा पारित किया गया कोई कानून हो, ठीक, या फिर कार्यपालिका के द्वारा जारी किया गया कोई आदेश हो, सर्वोच्च न्यायालय उन सारी बातों का एक औचित्य परीक्षण करेगा। और औचित्य परीक्षण करने का अर्थ क्या हुआ कि वो इस बात की जांच करेगा कि वो समाज के हित में या उन लोगों के हित में वो सही है या नहीं है। वो औचित्य परीक्षण की बात है। जुडिशियल रिव्यू का सीधा एक लाइन में हिंदी या आसान भाषा में रखना हो तो क्या है? वो है औचित्य परीक्षण या औचित्य की सिद्धि। अब यहाँ पर क्या होता है? अब दूसरी चीज ये भी आप लोग समझेंगे कि कोई अगर कानून बनाया जाता है तो कानून में दो चीजें होती हैं। क्या होंगी? पूरी कोई भी कानून में दो चीजें होती हैं। एक होता है उस कानून बनाने की प्रक्रिया, यानी प्रोसीजरल होता है, और दूसरा उस कानून के अंतर्गत लिखी गई बातें, यानी उसको हम क्या कहते हैं? विषय वस्तु कहते हैं। ठीक, प्रक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ कि उसको की शुरुआत कहाँ से होगी? विधायिका के कौन से सदन से शुरुआत होगी? क्या राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया है तो वह अध्यादेश जारी करने के लिए वो उचित समय था या नहीं था? शुरुआत कहाँ से होगी? दूसरा, सेकंड हाउस को कहीं बाईपास तो नहीं किया जा रहा है? ठीक, मेजॉरिटी जो चाहिए वो मिली है या नहीं है? पारित करने समय जो कोरम होता है वो पूरा था या नहीं था? ये सारी चीजें प्रक्रियागत है। अगर किसी राष्ट्र ऐसे कानून पर राष्ट्राध्यक्ष की प्री परमिशन चाहिए थी तो वो लिया गया है या नहीं लिया गया है? ये सारी चीजें कैसी हो जाती हैं? प्रक्रियागत हो जाती हैं। विषय वस्तु क्या है? जो उसके अंतर्गत जो भी सेगमेंट बना करके लिखे गए हैं, XYZAB, जो भी सेगमेंट हो जो उसके अंतर्गत लिखे गए हैं कानून के तौर पर कि ये कानून होगा, वो सारी चीजें विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगी। अब लिखा क्या गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ये सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा कि अगर इस प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रोसीजरल चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कानून बना दिया जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको विषय वस्तु के आधार पर खारिज नहीं कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय केवल क्या चेक करेगा? इसको चेक करेगा कि ये सारी चीजें फॉलो अप हुई हैं या नहीं है। वो किसको नहीं चेक करेगा? उसके अंतर्गत क्या लिखा गया है इसको वो चेक नहीं कर सकता है। ये ब्रिटिश प्रणाली की अपनी खासियत है। ठीक, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। और सकारात्मक विधि का अनुपालन किया जाता है, ये बात भी सही है। और इस वजह से भी और इन दोनों वजहों से वहां की संसद अति शक्तिशाली या काफी पावरफुल हो जाती है। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं या यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम उठा लेंगे या वहाँ की संवैधानिक प्रणाली उठा लेंगे तो समझने समझाने में एक लंबा समय लग जाएगा। और क्लास को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 1 घंटे से अधिक नहीं रखना है। 1 घंटे की क्लास होगी जिससे बच्चों को भी देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, उनको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। आपको ये PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पहले ही बता दे रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लगेगा कि आपको एडवांस क्लास है, लेकिन इनमें से जितनी भी बातें लिखी गई हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो कभी पूछी ना गई। इनमें से सभी की सभी बातें किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं PYQ के तौर पर। अगर पहले पूछी जा चुकी हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अब नहीं पूछी जा सकती हैं। ठीक, तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो आवश्यक जो भी आपके डाउट्स हैं, प्रश्न, संदेह हैं, शंकाएं हैं, उनको आप कमेंट में क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपसे जिक्र कर लेंगे या उस पर बात कर लेंगे। धन्यवाद।